जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो साथियों, अपनी मंजिल पाने के लिए खुद मेहनत करो, किसी पर निर्भर ना रहो। तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसके पहले हमने देखा था हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड चैप्टर हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में जितने टॉपिक है इसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। तो आप वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर जरूर देखें। बहुत ही मेहनत के साथ मैंने और पूरा टॉपिक कवर किया उस वीडियो में। तो चलिए यहाँ देखते हैं इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में पहला आपका जो हम बताएंगे वो भाषा के बारे में बात करेंगे। तो भाषा जो शब्द है साथियों, वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा क्या होता है? हम अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करने के लिए किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो भाषा का माध्यम होता है। जैसे कि इंग्लैंड के लोग जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। जो जिस चीज में वो एक दूसरे से बातें करते हैं वहाँ अंग्रेजी में करते हैं। हमारे भारत में हम लोग हिंदी में बातें करते हैं। जैसे मैं अपने विचारों को हिंदी भाषा के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ यही भाषा है साथियों। मतलब एक विशेष प्रकार की युक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ, वही भाषा है। तो भाषा शब्द जो है वो मैं भाषा शब्द की बात कर रहा हूँ, किसी भाषा विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो हिंदी की ना तो इंग्लिश की। तो यहाँ पर हम केवल मैं बता दूं कि भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। जैसे हम कोई चीज किसी से कहेंगे, बोलेंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे, तो एक वाक्य के रूप में हम बोलेंगे, ना कि जैसे मैंने कह दिया राम। अब राम से कुछ नहीं आपको समझ में आया कि हम राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि राम स्कूल जा रहा है, तो आपको ये पता चल रहा है कि राम इस वक्त स्कूल जा रहा है। तो हम वाक्य में जो है भाषा की सार्थक इकाई जो है वो वाक्य है। इसके बाद जो सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। तो सबसे बड़ी जो सार्थक इकाई है भाषा की वो क्या है? वाक्य है। इसके बाद उपवाक्य है। उपवाक्य क्या होता है अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध है। इसके बाद उपवाक्य से छोटा पदबंध होता है और पदबंध से छोटा पद या जिसे हम शब्द कहते हैं। इसके बाद शब्द या पद से छोटा क्या होता है? अक्षर होता है, और अक्षर से छोटा ध्वनि या वर्ण होता है। अब आप कहेंगे कि वाक्य और उपवाक्य पदबंध क्या है? तो जैसे मैंने कह दिया कि राम ने कहा कि श्याम बहुत अच्छा लड़का है। श्याम बहुत अच्छा लड़का है। तो इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे राम ने कहा कि, अब इतना आपका उपवाक्य हो सकता है, और इतना जो बचा इसे अगर हम केवल कहें कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी उपवाक्य हो सकता है और ये भी, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। और दोनों को जब मिला देंगे हम, तो एक जब सार्थक शब्द, सार्थक वाक्य जिससे हम किसी भाव को समझ सकते हैं, जब वो बनने लगेगा तो वाक्य हो जाएगा। लेकिन जब हम छोटे में किसी चीज को कह दें, जैसे मैंने कह दिया राम ने कहा कि, अब ये आपका उपवाक्य हो गया। इसके बाद पदबंध क्या है? जैसे राम नगरी, अगर कोई शब्द है राम नगरी, तो इसमें दो शब्द हैं, राम और नगरी, तो ऐसे जो है ये पदबंध हो गया। इसके बाद अगर हम इसमें से एक शब्द उठा लेते हैं राम, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पद, या जिसे शब्द कहते हैं। राम क्या है? एक शब्द है। इसके बाद आपका आता है अक्षर। अक्षर जो है, अब जैसे राम में कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं, राम और रा और माँ है। क्या है? राम में कितने अक्षर हैं? रा है और माँ है। ठीक, राम में तो ये मिलाकर आपका राम बन जाता है। लेकिन इसमें अगर हम पूछा जाए कि कितने ध्वनि या वर्ण है, तो कितने ध्वनि या वर्ण है? तो जैसे आपका इधर रा हो गया, इस पे आ की, बड़ा आ की मात्रा लगा है, और माँ है, और ये आपको पता है कि अगर किसी व्यंजन में से हम स्वर को निकाल देते हैं तो नीचे हलंत लग जाता है। तो यहाँ पर आप माँ देखिए,
और यहाँ माँ में भी छोटा आ छिपा हुआ है, क्योंकि सभी जो व्यंजन है सभी व्यंजनों में छोटा आ की मात्रा लगा रहता है उस उच्चारण करते समय हम देखते हैं। तो आगे अभी इसके बारे में बात करेंगे हम। तो जैसे कोई भी शब्द हो गया, जैसे आपका हो गया श्याम, तो इसमें कितने ध्वनियां वर्ण हैं? ये आपका ये हो गया, या हो गया, आप एक आ की मात्रा और फिर माँ और फिर छोटा आ माँ में, ठीक। तो 1 2 3 4 5, तो 5 जो है ध्वनियां वर्ण हो जाएंगे अगर पूछा जाएगा। और अक्षर जो है जिसे सिलेबल अंग्रेजी में कहते हैं, तो अक्षर कितने हैं? 1 2 3 अक्षर हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इतनी जानकारी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी ही अन्य वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है बहुत ही बेहतरीन संजय सर के द्वारा हिंदी की वीडियो आप देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, और जो है आपको जीके जीएस की ट्रिक मिल जाएगी और मैथ के ट्रिक्स कुछ मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। तो इसके बाद आपका आता है जो अगर प्रश्न आता है, प्रश्न जरूर आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं कि हिंदी में सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो वाक्य है। और अगर पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे न्यूनतम या सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो हम ऑप्शन में लगाएंगे ध्वनि या वर्ण, ऑप्शन में रहेगा वही लगा देंगे, चाहे ध्वनि रहेगा या तो वर्ण रहेगा। अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी सूक्ष्मतम सार्थक इकाई क्या है, तो क्या है आपका पद या शब्द, पद या शब्द। सार्थक इकाई जब पूछेगा सूक्ष्मतम, तो पद या शब्द ऑप्शन में जाएगा, उसको लगाएंगे। ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने बता दिया, आप इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला, वर्ण क्या है? वर्ण अभी मैंने बताया आपको कि भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वो आपका ध्वनि या वर्ण है। और वर्णमाला इन्हीं व्यवस्थित वर्णों के क्रम को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। अब मानक हिंदी वर्णमाला, अब हिंदी में जो है वर्णमाला का क्या क्रम है, कितने अक्षर आते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मानक हिंदी वर्णमाला जो माना जाता है, तो मूलतः हिंदी में जो है उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर और 35 व्यंजन, उच्चारण के आधार पर जो है 45 वर्ण माने जाते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन शामिल है। इसके बाद लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। अब स्वर क्या है? स्वर आपका कौन कौन से हैं? तो छोटा आ से आहा तक, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे ऐसे आहा तक आपके जितने भी वर्ण आते हैं वो क्या है? आपके स्वर हैं। और व्यंजन क्या है? आपका का वर्ग, का, खा, गा, घा, और इसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब जो है आपके व्यंजन में आते हैं। और इसी में जो है आपके टा वर्ग में 2 अक्षर हैं, डा और ढा, ये जो है क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 गुण जो है उत्पन्न करते हैं। भाषा में प्रयोग करते समय 2 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, एक ऐसे रहता है डा और एक नीचे बिंदी लगा रहता है, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और इसी में भी ऐसे बिंदी लगा रहता है, तो ढोलक में लिखते हैं तो ये लिखते हैं, और कभी कभी ये नीचे बूंदी लगा रहता है, तो ये 2 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए इन्हें जो है द्विगुण व्यंजन कहते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, इसी व्यंजन में ही ये सब आते हैं, ठीक। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है आपके? या, रा, ला, वा। ये पूछा जाता है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, या पूछा जाएगा कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो इसी में से एक ऑप्शन रहेगा, आपको टिक करना रहेगा। तो अंतस्थ व्यंजन कौन है? या, रा, ला, वा, आप याद कर लीजिए, ठीक। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन है? सा, 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 हा, यानी कि तीनों सा और हा जो है वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसमें भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है, तो 4 इधर से कोई दे दिया रहेगा और एक इसमें से रहेगा, तो उसको में जो तीनों सा और हा में से एक रहेगा उसी को आपको टिक करना है। इसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, यानी कि हिंदी वर्णमाला के लास्ट के जो है 4 अक्षर जो है वो क्या है? छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये जो है संयुक्त व्यंजन है। अब इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं?
ये जो है दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। क्या होता है, ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देखिए छा, ये छतरी वाला छा है, छाता वाला छा नहीं साथी। ये छा जो है आपका किससे मिलकर बना है, आधा का और खट्टी सा से मिलकर बना है, ठीक, इससे मिलकर बना है छा। इसके बाद आपका आता है त्रा, ये आपका मिलकर बना है आधा ता और रा से मिलकर बना है, ठीक। परीक्षा में पूछा जाता है कि छतरी किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, तो आधा का और शा से, ऐसे ये भी पूछे जाते हैं। तो त्रा जो है किससे मिलकर बना है, आधा ता और रा से मिलकर बना है। इसके बाद आपका आता है ज्ञा, ज्ञा जो है आपका आधा जा और इया से मिलकर बना है, ठीक। और इसके बाद आपका आता है स्रा, स्रा जो है आपका आधा बड़ा शा और रा से मिलकर बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए इसी समय। तो छा जो है आपका किससे मिलकर बना है, आधा का और खट्टी सा से, और ये जो है त्रा मिलकर बना है आधा ता और रा से। ज्ञा जो है मिलकर बना है आधा जा और इया से, और स्रा जो है मिलकर बना है आधा बड़ा शा और रा से मिलकर बना है। तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर आता है, आप परीक्षा दिए होंगे तो देखे होंगे, नहीं तो आपको जब लाइव टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का, जितने भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ सबका लाइव टेस्ट लूंगा, और जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं इन चैप्टरों से, उसमें आपको जो है दिखाऊंगा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप देखिएगा। तो इसके बाद आता है आपका क्या, इसके बाद मैं बता दूं कि अरबी फारसी के कुछ अक्षर, जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं पर फा के नीचे यहाँ पर ऐसे एक बूंदी लगा रहता है, तो जितने भी अक्षरों के नीचे बूंदी लगे हुए हैं वो जो है अरबी फारसी में प्रयोग किए जाते हैं, अरबी फारसी में। तो ठीक, ये जो है हिंदी में प्रयोग नहीं किए जाते, ये अरबी फारसी में प्रयोग किए जाते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि वर्णों की गणना जो है, वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, एक उच्चारण के आधार पर और एक लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर 47 वर्ण हैं आपके, ठीक, जिसमें ये बूंदी वाला जा भी शामिल है, और लेखन के आधार पर आपका हिंदी में जो है 55 वर्ण है। लेकिन मैंने आप कहेंगे कि यहाँ जो आपने बताया था अभी पहले की जो है 52 वर्ण और 45 वर्ण, तो ये मानक, अगर आपका परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं या ध्वनि है, तो जो है कितने हैं 52 हम टिक मारेंगे अगर ऐसा पूछता है, ठीक। तो जो माना जाता है तो यही माना जाता है 52 वर्ण और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण। इसके बाद आपका आता है जो है ये जो छा त्रा ज्ञा शा एकल व्यंजन नहीं संयुक्त व्यंजन है, ये तो मैंने अभी आपको बताया। वर्णों की संख्या पर जो है बहुत विवाद है, साथियों बता दूं कि वर्णों की संख्या में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पर बहुत विवाद है। कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं। जैसे अभी यहाँ आपने देखा तो माना तो यही जाता है, लेकिन जो है कुछ लोग अलग अलग अपनी अपनी राय देते हैं। जैसे किशोरी लाल वाजपेयी ने जो है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण माने हैं, 43 वर्ण माने हैं। तो अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किशोरी लाल वाजपेयी के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो लगाएंगे कितना 43। इसके बाद कांता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने वर्ण माने जाते हैं 46। उदय नारायण तिवारी के अनुसार कितने वर्ण हिंदी वर्णमाला में है 51। और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार कितने हैं 53 किस प्रकार है 1340 व्यंजन, ठीक। तो इस प्रकार आप इनको भी याद कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो साथियों लगातार मंजिल के रास्ते पर जो है चलते रहिए, तभी मंजिल मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और वर्णमाला में देखते हैं। अब बारी आती है स्वर की। स्वर के बारे में हम देखेंगे डिटेल से थोड़ा। तो स्वर क्या है, ऐसे वर्ण जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, वो जो है क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से जो है इनकी संख्या कितनी है दोस्तों 13 है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या कितनी है 10 है। परंपरागत रूप से 13 है और उच्चारण की दृष्टि से 10 है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की कितनी संख्या है, तो 10 है। आ से लेकर औ तक उच्चारण की दृष्टि से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ऐसे लेकर औ तक जो है
उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर हैं, इन्हें जो है उच्चारण की दृष्टि से देखा। लेकिन जब री, अंग, आहा ये तीनों शामिल कर लिए जाते हैं तो 13 हो जाते हैं। ठीक, ये 10 हैं, आ से लेकर औ तक 10, और री, अंग, आहा जब शामिल कर लिए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाते हैं। इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं, हम स्वरों को बांटते हैं भाग में। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 भेद स्वरों के किए गए हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर में आपका आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। हर्ष स्वर क्या होता है देखते हैं। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात बहुत कम समय लगता है, वो हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ। अब दीर्घ स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आए, आओ, है ना, ऐसे करके। तो ये जो है हर्ष स्वर में आते हैं। ये दीर्घ स्वर में, सॉरी, दीर्घ स्वर में आते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ, और ये ऊपर जो अर्चन का बिंदी, ये सब किसमें आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। इसके बाद पुलुत स्वर आता है। पुलुत स्वर क्या है? जैसे आप कहीं देखे होंगे शायरी या कुछ कोई 4 पंक्ति लिखा रहता है, तो या जैसे कोई दोहा हो गया, किसी और में मतलब जहाँ नाटक उटक टाइप का लिखा रहता है, वहां पर इस तरह का ऐसे ऐसे कर लिया आता है ना। ये देखिए जैसे राम लिखा है, जैसे बिरहा उरहा में आप देखे होंगे गायक गाते हैं कि अरे मोरे राम रे, हाँ, तो जैसे ऐसे लंबा सा ले जाते हैं, किसी चीज को लंबा खींच ले जाते हैं। तो ये जो है उसी को, ये जो है पुलुत स्वर कहलाता है। ठीक, इसके बाद आता है दूसरा जो है प्रकार जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर जिसमें जीभ का अगला भाग कार्य करता है, जिसके उच्चारण में, वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। छोटी ई, बड़ी ई, ए। आप देखेंगे कि जीभ का अगला जो भाग है वो ऊपर नीचे होता है, मतलब कार्य करता है, तो ये अग्र स्वर हो गया। अब मध्य स्वर है आपका केवल छोटा आ, मतलब जैसे लग रहा है बीच से कार्य कर रहा है। लेकिन पश्च स्वर क्या है? जो जीभ का पश्च भाग, लास्ट का भाग कार्य करता है। आ, ऊ, ऐसा लग रहा है जैसे यहां से निकल रही है आवाज ना, जीभ तो आगे वाला भाग कार्य नहीं कर रहा है। तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये सब क्या है? पश्च स्वर में आते हैं। इसके बाद आपका आता है व्यंजन। व्यंजन क्या है साथियों? जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और स्वर को वॉवेल कहते हैं। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन जो है ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएंगे, तो वो जो है व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। लेकिन द्विगुण व्यंजन डा, ढा को जोड़ने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। तो परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 33, और जब द्विगुण व्यंजन डा, ढा को जोड़ लिया जाता है, कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। और इसके बाद हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजन का वर्गीकरण, अब लेकिन मैं इसके पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी व्यंजन आप ले लीजिए, जैसे का, अब का में आ छिपा हुआ, जितने भी व्यंजन है सब में आ छिपा हुआ है। जैसे आप उच्चारण करेंगे का, ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट में आ बोल रहे हैं ना, चा, छा, जा, आ बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। तो होता है, इसीलिए हमको लग रहा है। जैसे का कैसे मिलकर बना है, ऐसे ये ऐसे रहता है और ऐसे आप देखे होंगे। ठीक, यानी कि नीचे हलंत लगा हुआ है, इसमें आ शामिल है। जब ये दोनों मिलाएंगे तभी ये पूर्ण रूप से का बनता है। ठीक, इसीलिए जो है इसमें इसको व्यंजन कहते हैं। इसमें एक स्वर भी छिपा रहता है व्यंजनों में। तो इसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। ये जो है मुख्यतः 3 प्रकार से बांटे गए हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जो है करते समय वायु जो है फेफड़ों से होते हुए मुंह में जब आती है तो किसी ना किसी भाग से टकराकर जो है बाहर निकलती है, घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। तो उसे छू कर, जिसे कहते हैं हम, छू कर बाहर निकलती है, स्पर्श करके बाहर निकलती है,
तो स्पर्शी व्यंजन वो हो गए। जैसे का वर्ग में आपका पूरा आता है का, खा, गा, घा, अंगा। और फिर चा वर्ग में आपका चा, छा। इसी प्रकार टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब तो आप जानते होंगे। टा वर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं, इन सबको बताने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता, पा वर्ग, ये सब क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। यानी कि इनके उच्चारण में वायु जो है निकलती है, तो किसी एक मुख के किसी एक भाग को जो है स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इसके बाद आता है आपका दूसरा अंतस्थ व्यंजन। इसमें आपका क्या है, या, रा, ला, वा। इसके पहले भी मैंने अभी बताया था। तो या, रा, ला, वा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद आपका है तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो तीनों सा और हा ये जो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। श, स, श, हा, यानी कि तीनों जो है ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है, इसके नीचे आपका आता है दो और, जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है आपके, डा और ढा, द्विगुण व्यंजन इन्हें कहा जाता है। तो ये हिंदी में विकसित व्यंजन है, ये जो है संस्कृत में नहीं थे पहले, ठीक। इसके बाद आपका आता है अयोग वाह। अयोग वाह क्या होता है, अनुस्वार। अनुस्वार क्या है, जैसे ये ऊपर बिंदी किसी के ऊपर लग गया तो ये अनुस्वार है, या कंकड़ हम लिखते हैं तो ऊपर बिंदी लगा है, ये अनुस्वार है। और ये जो है, और इसके बाद आपका है अयोग वाह में आपका आता है विसर्ग। विसर्ग, तो ये जो है व्यंजन के वर्गीकरण हो गए। अभी इस वीडियो में देखेंगे, और आगे देखना है हमको सघोष, अघोष और महाप्राण, अल्प प्राण और सभी जो है वर्णों के उच्चारण स्थान हम देखेंगे, ठीक।